हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। और जो हमारे टॉपिक रहने वाला है वो है, सबसे पहले हम बुद्धा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उनके टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक रहेगा हमारा स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। फिर उसके बाद काउंसिल्स ऑफ बुद्धिज़्म। फिर उसके बाद डिफरेंट जो टू सेक्ट्स हैं उनके बारे में, और लास्ट में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बुद्धा के बारे में देखते हैं। देखो, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने बुद्धा के बारे में छोटे छोटे हिंदी इंग्लिश में कहानियों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बस यहाँ पर हल्का सा हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, उनका जन्म जो है 563 BC में होता है। ठीक है, आपके लुम्बिनी जो कपिलवस्तु के बगल में नेपाल में पड़ता है एट प्रेजेंट। ठीक है, और उनके साथ देखो 6th century BC अगर टाइम पीरियड है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 6th century BC में पढ़ा था महावीर के बारे में भी। ठीक है, जो कि 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों क्या है, एक कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के ही हैं। ठीक है, और अगर ट्रेडिशंस के हिसाब से देखो, और अब देखो ये एक और एक चीज़ अगर हम बात करें, जो इनका बर्थ प्लेस है और ये सारी चीज़ों का हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है जो हमारे सोर्सेज हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेज। ठीक है, इंस्क्रिप्शन एक अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, वहाँ से पता चलता है इनके बर्थ ईयर के बारे में। और उसी के साथ अगर हम बात करें उनके पेरेंट्स की, तो उनके फादर का नाम शुद्धोधना था, और उसके साथ उनके मदर का नाम महामाया। ठीक है, और उसके साथ ये भी आपने हिंदी की कहानी में पढ़ा होगा कि आफ्टर 7 days उनकी मदर की डेथ हो जाती। ठीक है, उसके बाद उनको उनकी जो आंट है, ठीक है, प्रजापति गौतम, इनके द्वारा इनको पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इनकी लाइफ के बारे में। लेकिन उसके बाद देखना ज़रा अर्ली एज में, ठीक है, एट द एज ऑफ 16 फिर उनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा के साथ। ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, जैनिज्म अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है, यशोधरा के साथ उनकी शादी करा दी जाती है एट द एज ऑफ 16। ठीक है, उसके बाद उनका एक बेटा भी होता है जिनका नाम राहुल था। ठीक है, ये तो हो गया उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, लेकिन धीरे जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती, तो उनको मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं जिनको देखकर उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 साइट्स के बारे में बात की जाती है अक्सर। ठीक है, वो 4 साइट्स है। जैसे एक सबसे पहले है एन ओल्ड मैन। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी देखते हो। ठीक है, उसके बाद एक बीमार आदमी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाश, एक डेड आदमी बोल सकते हो या आप कॉर्प्स। ठीक है, ये 3 देखते हैं, और इन तीनों में उनको क्या दिखाई देता है, इन तीनों में उनको दुख। ठीक है, दुखा हम कह सकते हैं, दुख। इन तीनों में उनको दुख दिखाई दे रहा है। और उसके बाद चौथा देखते हैं, वो है एक सन्यासी। ठीक है, और इनके चेहरे पे उनको क्या दिखता है, शांति, पीस, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आपने अगर किसी संत को देखा होगा, तो उसके चेहरे पे क्या होता है, कोई टेंशन वाले फिगर नहीं दिखता। टेंशन फिगर उनके चेहरे से झाँकता नहीं है, तो वहाँ पर पीस दिखाई देता है। तो ये 4 नज़ारों को देखने के बाद उनको क्या लगता है कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, वो तो इन्हीं सफरिंग्स के, और उसके साथ हम कह सकते हैं कि पूरा जो मैनकाइंड का जो सफरिंग है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन को ढूँढने के लिए वो एट द एज ऑफ 29 वो लग्ज़री लाइफ़ को रिनाउंस करके चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग नेक्स्ट 5-6-7 साल जो है वो आगे-पीछे घूमते रहते हैं अलग-अलग साधुओं के साथ इन द सर्च ऑफ पीस। ठीक है, या एनलाइटमेंट। ठीक है, और उसके बाद वो जाते हैं तो किन के साथ मिलते हैं, अलारा कमाला के साथ। ठीक है, अलारा कमाला के साथ जाते हैं, और उनसे वो मेडिटेशन के तरीके सीखते हैं, और उसके साथ अलावा उपनिषद को भी उनसे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद भी उनको क्या होता है कि वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब सेटिस्फेक्शन वहाँ पर भी नहीं मिले, तो फिर उनको भी छोड़कर वो दूसरे एक और साधु होते हैं। ठीक है, उदक्का रामापुत्ता नाम होता है उनका। ठीक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भी उनको लिबरेशन नहीं मिलता, या हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जो वो सर्च कर रहे होते हैं, या जो सॉल्यूशंस वो ढूंढ रहे थे, तो उनको मिलता नहीं, तो वो छोड़ वहाँ से भी चले जाते। उसके साथ फिर उनके साथ 5 और ब्राह्मण्स होते हैं। ठीक है,
जो ब्राह्मण्स उनके लाइफ में के बहुत इंपॉर्टेंट कुलीग्स थे, ठीक है। और उनके साथ जा करके वो फिर एक्सट्रीम पाथ जो है उसको फॉलो करते हैं, नॉलेज गेन करने के एक्सट्रीम पाथ, ठीक है, जो कि जैनिज्म भी फॉलो करता था, ठीक है। उसके साथ फिर वहाँ पर भी उनको लगता है कि नहीं ये तो क्या है, सेल्फ टॉर्चर करना भी, इससे भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उनको ऐसा लगता। तो फिर वो उनको छोड़ करके वो कहाँ चले जाते, एट प्रेजेंट जो गया है, ठीक है, बिहार में इस एरिया में, ठीक है, उर्वेला, ठीक है, उस समय पर उर्वेला जगह का नाम है, ठीक है, निरंजना रिवर के पास, ठीक है, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर अकेले में मेडिटेशन करने लगते हैं। एक पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो मेडिटेशन करते हैं। एंड ऑन द 49th डे ऑफ हिज कंटिन्यूस मेडिटेशन, ठीक है, ही गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है, मतलब कि 49th डे उनको क्या मिल जाता है, वो ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज मिल जाता है। और उसी के बाद उनको एक एनलाइटमेंट, या हम कह सकते हैं बुद्धा कहा गया, ठीक है, बुद्धा, ये टर्म उनको मिलता है। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, पीपल का पेड़। देखो, एट प्रेजेंट अगर आज भी 2023 की बात करें या 21st सेंचुरी की बात करें, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, पिलग्रिमेज करने इस पीपल के पेड़ के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, एज ए होली प्लेस या होली सिंबल मान करके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल पेड़ है, ठीक है, जिसके नीचे गौतम बुद्धा ने मेडिटेशन किया था, वो पेड़ अभी सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड में डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। हालांकि उसी जगह पर एक नया पेड़ जो है आज भी खिला हुआ है, ठीक है, वो बहुत सारे लोग, दूसरे लोगों ने लगाए, ठीक है, प्लेस वही है, लेकिन वो ओरिजिनल पेड़ पेड़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, हालांकि उस ओरिजिनल पेड़ का एक अंश, ठीक है, कहाँ पर है, वो श्रीलंका में, ठीक है, उन अशोका, ठीक है, आपको पता है, जो थेरावाडा बुद्धिज्म को फॉलो करता था, अशोका, ठीक है, ग्रेट एम्परर। इन्होंने अपने बेटे और बेटी को बुद्धिज्म प्रोपगेट करने के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तब जब संघमित्रा जा रही थी श्रीलंका, तो उन्होंने इस ओरिजिनल पेड़ से क्या किया था, एक टहनी ले करके वहाँ श्रीलंका में अनुराधापुर में, ठीक है, जो एग्जैक्ट अगर जगह की बात करें तो क्या है, अनुराधापुरा, ठीक है, अनुराधापुरा एट इन श्रीलंका, ठीक है, वहाँ पर इनका एक वंश अभी भी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। अगर हम बोध गया की बात करें तो वहाँ पर ओरिजिनल पेड़ नहीं है, ठीक है, इसका हमने ध्यान रखना है। और इस देखो, एट द एज ऑफ 49, ठीक है, सॉरी 45, उनको नॉलेज मिल जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो आते हैं और अपना फर्स्ट सरमन जो है देते हैं सारनाथ में, ठीक है, जो कि बनारस के पास, ठीक है, एट द इन द डियर पार्क, ठीक है, वही जो 5 लोगों के साथ, जो 5 ब्राह्मण के साथ वो तपस्या कर रहे थे, उनको ही वो अपना फर्स्ट सरमन देते हैं, ठीक है। और इस इवेंट को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो हम कह सकते हैं द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म, ठीक है, द, या हम कह सकते इस वजह से लिखना, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट 35 ईयर्स है उनकी लाइफ के बचे हुए, ठीक है, वो सॉरी यहाँ मैंने एक गलत बोल दिया, एट द एज ऑफ 35 वो इनलाइटमेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 45 ईयर्स हैं वो बिताते हैं बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करने में, और उसके साथ साथ बुद्धिज़्म को फैलाने में, ठीक है, प्रोपोगेट करने में, ठीक है। और उसके बाद एट द एज ऑफ 80, ठीक है, एट कुशीनगर, ठीक है, ये देखो, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, महाजनपदास वाले टॉपिक में आपको बताया था, ठीक है। कुशीनगर किसका कैपिटल था, मल्ला महाजनपदा का, ठीक है, महाजनपदा का कैपिटल था, ठीक है। एट प्रेजेंट देवरिया जो एरिया होता है, ठीक है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है इससे आसपास में, ठीक है, तो वहाँ पर इनकी डेथ होती है, ठीक है। और उसके बाद उनकी डेथ को भी क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। और इसी पर क्या है कि कुशीनगर में इवन आज भी क्या है, एक महापरिनिर्वाणा टेम्पल भी है, ठीक है, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। गौतम बुद्ध के डेथ को क्या टर्म दिया जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये हो गया गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। अब अगर
गौतम बुद्धा की मेन टीचिंग्स की बात करें तो उसमें जो मेन 2 टीचिंग्स आते हैं वो आता है, पहला आता है आपका फोर नोबल ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है एट फोर्थ पार्ट पार्ट पाथ, ठीक है। अष्टांग मार्ग जिसको कहते हैं। देखो अगर हम फर्स्ट को देखें तो वो आ जाता है आपका द फोर नोबल ट्रूथ, ठीक है। उसमें 3-4 सत्य के बारे में कहा गौतम बुद्धा ने। उसमें आता है पहला कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये दुनिया जो है ये या हम कह सकते हैं ये जो हमारा ह्यूमन लाइफ है ये किससे भरा पड़ा है, ये दुख से भरा पड़ा है, ठीक है। आपको दुख जो है फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसी के साथ दूसरा सत्य उन्होंने कहा कि वो ये है कि सफरिंग के क्या है, कुछ कारण है जो हम दुख झेलते हैं उसके कारण है, ठीक है। वो कारण क्यों क्या है, वो है हमारे इच्छाएं, ठीक है, जो हमारे डिजायर्स है, हिडन डिजायर्स, ठीक है। कौन से वाले, तो हिडन डिजायर्स क्यों आते हैं इस शब्दों से, आई और मी, ठीक है। मैं, अगर आप ये फीलिंग रखो कि कुछ भी हो मुझे मिले, मुझे नौकरी मिले, मेरे ही मार्क्स अच्छे हो, ठीक है, मेरा ही बड़ा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन इग्नोरेंस की वजह से क्या होते हैं, दुख पड़ता है, मतलब कि डिज़ायर्स, इग्नोरेंस, ठीक है, जो सेल्फिशनेस है, ठीक है, ये सारे बताए कि दुख के कारण है, ठीक है। और तीसरा नोबल ट्रुथ उन्होंने बोला कि इन दुखों को या इन सफरिंग्स को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, कैसे, बाय डिस्ट्रॉइंग द कॉजेज ऑफ सफरिंग, ठीक है। जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है तो अगर उनको ही आप खत्म कर दोगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चौथा नोबल ट्रूथ है वो बताया उन्होंने कि इन दुखों को, ठीक है, या ये जो काजेस है उनको कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने फिर से एक क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जिसको कहा जाता है, हम लोग कह सकते हैं एट फोल्ड पाथ, ठीक है, जिसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं, ठीक है। उन्होंने 8 चीज़ें बताई जिसको फॉलो करने से आप अपने डिज़ायर्स को खत्म कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही अगर आप डिज़ायर खत्म करोगे तो आपके दुख भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसमें जैसे सबसे पहले आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, या राइट व्यू भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इनको पढ़ लेना, इसको डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद राइट एम, ठीक है, जिसको हम राइट नैरेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि राइट नैरेटिव मतलब आपको क्या करना है, अपने दिमाग को, ठीक है, जो एविल है, बुराइयां हैं उससे दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हम बोलते हैं ना सेंस ऑफ जो हमारा लग्जरी होता है, ठीक है, इससे इसको अवॉइड करके जो इंसानियत है, लव है, कंपैशन है, उसकी तरफ ध्यान देना, ठीक है। उसके साथ तीसरा है राइट स्पीच, ठीक है, हमेशा क्या करना है, सही बोलना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिसकी वजह से कोई दूसरा हर्ट हो जाए, हमेशा सत्य बोलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राइट एक्शन, ठीक है। राइट एक्शन का मतलब हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना है, सेल्फिश जो है वो नहीं रहना है, ठीक है, एथिकली काम करना है। उसके बाद 5वां आ जाता है राइट लाइवलीहुड, ठीक है, दूसरे क्या करना है, दूसरे लिविंग बीइंग्स की हमेशा इज्जत करना है, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट करना है। उसके बाद राइट एफर्ट, ठीक है। उसके बाद राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। उसके बाद राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये 8 हैं, ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। और ये सबको याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिर्फ ये याद करोगे क्योंकि पेपर में बहुत लेंथी हो जाएगा, इस सेक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बस इनको याद रखना, राइट एम, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, इनको याद रखना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये तो हो गया 2 मेन बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बुद्धा की कोड ऑफ कंडक्ट पे, ठीक है। अब देखो ये कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने किसके लिए दिया था, अपने फॉलोअर्स के लिए, ठीक है। देखो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने वाले 2 किस्म के होते थे, एक होते थे नॉर्मल लेमैन, ठीक है, एक वो जो मोनेस्टिक ऑर्डर में चले जाते थे, ठीक है, मतलब कि जो मॉन्क्स एंड नन्स बनेंगे, ठीक है। एक जो नॉर्मल इंसान, ठीक है, जो खेती करेगा या बिजनेस करेगा, ठीक है, या कोई भी काम करेगा, नॉर्मल सोशल लाइफ जिएगा, ठीक है। तो उनके लिए भी उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया था, ठीक है। वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता था, वो कहता था कि हमेशा क्या करो, डू नॉट कोवर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी भी दूसरों की, देखो आपको ईर्ष्या होते है ना, क्लासमेट आईफोन लेके आ जाए तो फीलिंग आती है, ओहो मेरे पास कब आएगा, ठीक है। ये वाली सेंस उन्होंने कहा कभी भी मत रखो, ठीक है। दूसरों की प्रॉपर्टी के खिलाफ लालच नहीं करना, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने बोला नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है, कभी भी वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कभी भी इंटॉक्सिकेंट्स का सेवन नहीं करना, ठीक है, स्मोकिंग कॉज कैंसर, ठीक है, ड्रिंकिंग किडनी फेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको अवॉइड करने के लिए कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कभी भी झूठ
नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, डू नॉट स्पीक लाई कहा, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, ठीक है, डू नॉट इंडल्ज इन द करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये 5 जो है उनका क्या था, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो जैनिज्म में भी ऐसे कुछ था, महावर्तास, ठीक है, 5 महावर्तास जो है जैनिज्म की थे, ठीक है। हर धर्म, कोई धर्म नहीं कहता कि वायलेंस करो, झूठ बोलो, ठीक है। हर धर्म में क्या होगा कि अच्छी चीज़ें ही बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गए मेन जो टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम थोड़े से बात करेंगे किसके बारे में, बुद्धिस्ट कुछ फिलॉसफीज के बारे में, ठीक है, जिसको आपने सिर्फ समझना है पेपर में, अगर एक आधा याद रहता है तो लिखो, याद नहीं रहता तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको समझना है। इनमें देखो फिलॉसफीज की बात करें तो अगर हम कह सकते हैं, देखो जब बुद्धा ने अपना टीचिंग देना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्धिज्म जो है एक रिलीजन है, ठीक है। उन्होंने बोला ये क्या है, एक रास्ता है जिस पर इंसान चल कर क्या कर सकता है, निर्वाणा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई आम आदमी भी, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या अपर कास्ट का हो, ठीक है, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, सिंपल इन टीचिंग्स को फॉलो करके लिबरेट हो सकता है या निर्वाणा जो है प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, बुद्धिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ऐसे उन्होंने कहा। और उसी पर देखो बेस्ड एक क्या है, उन्होंने कहा कि ये रेशनलिज्म पे बेस्ड है। उन्होंने कहा कि निर्वाणा अगर आपको प्राप्त करना है तो कोई प्रेयर और रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जो उन्होंने पहले बातें कही उनको ही सिंपली फॉलो करोगे तो आप निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने प्रेज एंड रिचुअल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने बोला इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या है, लॉ ऑफ कर्मा पे भी फोकस किया। उन्होंने बोला कि जो हमारा लाइफ है वो रिवर्स है, ठीक है, ये साइकिल तो चलता रहता है, लेकिन ये किस की वजह से होता है, ये होता है हमारे कर्म के हिसाब से। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फ्यूचर मिलेगा, या नेक्स्ट जन्म में आपको अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा लाइफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस जन्म में बुरा करोगे तो इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में उसका जो है प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, नहीं सॉरी इसको नहीं बोलते। यहाँ देखना जरा, वो अलग चीज है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका, नेक्स्ट फिलोसफी आता है, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट टीचिंग आता है बुद्धा का, वो है लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल में बुद्धा ने क्या कहा कि कोई भी चीज, ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई भी चीज खुद से नहीं होता। इट सेज एवरीथिंग हैज बीन कॉज इनटू एग्जिस्टेंस, नथिंग हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी खुद से नहीं बन जाता, ठीक है, जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, ठीक है। जैसे देखो आप कोई चीज करते हो, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको अपने फ्यूचर में देखने को मिलेगा, ठीक है। वो यही है, जैसे आप अभी अपना कॉलेज लाइफ मस्ती में गुजारोगे तो आपके मैरिड लाइफ में या आपके कल के भविष्य में आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। आज अगर थोड़ा सा आप कष्ट उठाओगे तो कल आपका फ्यूचर प्रॉस्पेरस होगा, हैप्पी होगा, ठीक है। हालांकि मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। देखो यहाँ ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, द डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है, ये जो है ये बाकी जितने भी फिनोमेनास है और जो दुख है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता है। वो कैसे एक्सप्लेन करता है, उसके लिए गौतम बुद्धा ने क्या कहा था, उन्होंने एक 12 निधनास दिए थे, ठीक है, निधनास कहेंगे। और ये था कि मतलब अगर आप स्टेप वाइज था, ठीक है, अगर आप एक चीज करते हो तो दूसरा होगा, दूसरे से तीसरा होगा, तीसरे से चौथा, और वो खत्म होता था कहाँ पर, सत्संग पे, ठीक है। तो मतलब कि क्या होगा, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लास्ट में वो कहाँ जाके खत्म होगा, दुख पे ही खत्म होगा, ठीक है। तो इतना आप नहीं, हम डिस्कस डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री सिलेबस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसी के साथ देखो उन्होंने कहा था कि जो उनके टीचिंग्स का मेन गोल है वो है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, ठीक है। कैसे इंसान को या कैसे लिविंग बीइंग को निर्वाणा या एनलाइटमेंट जो है प्राप्त, उनको प्राप्त हो मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि एक ही तरीका है, वो है अपने डिजायर्स को खत्म करके। जिस दिन आप अपना डिजायर्स खत्म करोगे आप क्या हो जाएगा, आपको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और वही एक ऐसा रास्ता है जो आपके ट्रिक था है, ये चौधरी का प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जो क्या कर सकता है आपके बर्थ और रिबर्थ की साइकिल को खत्म कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, वो ये कि गौतम बुद्ध ने कहा कि
देखो बाकी धर्मों में क्या होता है कि उन्होंने कहा, जैसे आप सुनते हो जन्नत, स्वर्ग, ठीक है, तो वो क्या है, वो प्राप्त होता कब, आफ्टर डेथ, ठीक है, आप मरोगे तब जाके आपको जन्नत या स्वर्ग नसीब होगा। और ध्यान से सुनना, मेरा किसी दूसरे धर्म को ठेस या उसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपने टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो, गौतम बुद्ध ने कहा कि आप जीते जी भी निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपने डिजायर्स को खत्म करना है। जैसे आपने अपने डिजायर्स को खत्म किया, जो पीछे टीचिंग्स है, ठीक है, उनको फॉलो करोगे तो आपको निर्वाणा जीते जी भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है, उसके ही कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम बात करें, एक और बुद्धा की टीचिंग का एस्पेक्ट था, वो था इम्परमानेंस, ठीक है, उन्होंने कहा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है, जो लाइफ है वो इट इज़ ऑल अबाउट चेंजेस, ठीक है, और हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ठीक है, हर एक चीज़ क्या टेम्परेरी है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी इन्फिनिटी के लिए नहीं बना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि इवन की जो हमारा सोल है वो भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, अब देखो बाकी धर्मों में या जैनिज्म उसमें पढ़ा था कि जो सोल है वो क्या करता है, या आप ये जानते हो कि सोल जो है वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर कर दे जाता है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को बुद्धिज्म या बुद्धा ने नकारा, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं, सोल जो है वो भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, और उसके साथ तो गॉड को तो वैसे भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, बुद्धा ने कहा था कि कोई गॉड नहीं होता, कोई सुप्रीम पावर नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर देखो उन्होंने कहा जो हम कॉन्शियसनेस जो फील करते हैं, ठीक है, या हम देखो आप बोलो कि अगर सोल नहीं होता तो अभी जैसे मैं हूँ आप हो, वो कैसे पता चलेगा कि आप हो मैं हूँ, उसके पीछे उन्होंने दो फैक्टर्स दिए, ठीक है, एक फैक्टर था माइंड, ठीक है, एक दूसरा फैक्टर था फिजिकल, ठीक है, आपका दिमाग और आपका शरीर, ठीक है, माइंड जिसको क्या कहा, नामा, ठीक है, और एक रूपा, ठीक है, या हम कह सकते हैं बॉडी, ये दो फैक्टर्स मिल जाएं तो उससे हमें क्या बनता है, आप जो है ना, आप आपका जो कोई भी नाम हो, जैसे मान लो आपका नाम पूजा है, ठीक है, या आपका नाम संजय है, ठीक है, तो संजय कब तक है, जब आप ये माइंड और फिजिकल फैक्टर एक साथ है, जैसे ही ये इन दोनों का साथ छूटेगा तो आपका अस्तित्व खत्म, ठीक है, आप फिर कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो ये सारे क्या है डिफरेंट कुछ फिलोसफीज थे जो बुद्धा ने दिए थे, ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म की, ठीक है, देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, नई वीडियो देखे तो आप जा करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम फिर से बात करेंगे कि क्या रीजन से, देखो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में जैनिज्म भी एमर्ज हुआ, ठीक है, एक और नास्तिक फिलोसफी था, ठीक है, जिसका नाम था आजीविका, ये भी एमर्ज हुआ था, ठीक है, उसके बाद लोकायत, ठीक है, ये भी एमर्ज हुआ था, ठीक है, और साथ में बुद्धिज्म भी है, लेकिन क्या कारण थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ मासिस के बीच में, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है आपका सिंपल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म ने देखो क्या किया, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ जो है उसको त्याग करके सिंपल निर्वाणा को प्राप्त करने के प्रोसेस को बता रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा कि विद इन द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बुद्धा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे, ठीक है, जैसे बिम्बिसार है, अजात शत्रु है, प्रसेनजीत है, ठीक है, उदययाना है, ठीक है, इन सब ने क्या किया था, बुद्धा को फॉलो करना स्टार्ट किया था, और उसके साथ साथ बुद्धिज्म को पैट्रोनेजेस देना स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके अलावा बाकी जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी ये प्रोपगेट हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो जो मोनास्टिक ऑर्डर था बुद्धिज्म का, ठीक है, उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। मोनेस्टिक वे ऑफ प्रोपगेशन क्यों सक्सेसफुल था, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। देखो जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जो अब वो संत मॉन्क्स बनते थे, ठीक है, तो अब उनका प्रोपोगेट करने का तरीका क्या रहता था, तो उनके हिसाब से क्या था कि एरिया बना देता हूँ मैं, वन, देखो मॉन्क्स को परमिशन नहीं थी एक दिन से ज़्यादा किसी भी गांव में रहने की, ठीक है, किसी भी विलेज में वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे, जैसे आज अगर ए विलेज में पहुंचे तो कल वो विलेज बी पे जाएंगे, परसों वो विलेज सी पे, ठीक है, वैसे डी, ठीक है, ऐसे करते घूमते थे, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि इससे जब आप एक जगह पर एक दिन से ज़्यादा नहीं ठहर
ठहरोगे तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा एरिया कवर कर पाओगे, और जैसे ही ज़्यादा एरिया कवर करोगे तो ज़ाहिर सी बात है प्रोपगेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और ज़्यादा प्रोपगेशन होगा तो फैलने स्प्रेड होने का चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। और उसी के साथ देखो पहले तो पूरे 12 महीने में ये लोग क्या करते थे, चलते रहते थे, ठीक है। 365 डे अगर एक मॉन्क घूमेगा तो 365 विलेजेस को वो कवर कर लेता था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे 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 फिर उन्होंने रेनी सीजन में, फोर्थ मंथ ऑफ रेनी सीजन को क्या किया था, उसमें एक ही जगह पर रह करके, या हम कह सकते हैं मोनेस्ट्रीज में रह करके बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल रहता था, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखो प्रोपगेशन के लिए आपको पता है, ठीक है, आपने अशोका के बारे में मैंने पहले ही बोला, ठीक है, उन्होंने विदेशों में भेजा, अपने बेटों को भेजा, श्रीलंका भेजा, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इन सारी जगहों पर भेजा। तो इनके लिए क्या लगता था, पैसा लगता था, और ये पैसा कहाँ से मिलता था, ये पैसा ये जो राजा होते थे, मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, किसान होते थे, और कॉमन लोग, कॉमन पीपल, ठीक है, ये सारे जो है डोनेशंस देते थे, ठीक है। और इसी से ये लोग क्या कर रहे थे, अपने धर्म को, या जो वो फिलोसफी को मान रहे थे, आइडियोलॉजी को मान रहे थे, उसको प्रोपगेट कर रहे थे, ठीक है। ये हम धर्म नहीं बोल सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि इस टाइम तक बुद्धिज्म जो है ये एक धर्म नहीं बना, ठीक है, ये रिलीजन एज ए रिलीजन, ठीक है। ये रिलीजन कब बनेगा, देखो जब गौतम बुद्ध को एज ए गॉड महायाना जो सेक्ट है ये घोषित कर देंगे, ठीक है, तब फिर ये एक एज ए रिलीजन की तरह हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये एक पाथ है, या हम कह सकते हैं जिंदगी जीने का एक तरीका, ठीक है, उस तरीके से ले सकते हैं। और उसी के साथ देखो, और आप पढ़ोगे तो यही सारे मॉन्क्स तो जैनिज्म में भी होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता था कि ये जो मोनेस्ट्रीज में जो ये मॉन्क्स रहते थे, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिसिप्लिन रहते थे, और उसी के साथ साथ पूरे डिसिप्लिन तरीके से बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो आप में आकर क्या होगा, आप अपना काम अच्छे से करोगे तो क्या होगा, दूसरे भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो यही जो है एक अट्रैक्शन, एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था लोगों मासिस के लिए, जो क्या करता था, बुद्धिज्म की प्रति खींचे आते थे, ठीक है, और ये फॉलो करते थे। अब यहाँ पर देखो एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आपने मैक्सिमम आता है कि बुद्धिज्म में देखो कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है, बुद्धा ने। तो इसका मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोअर कास्ट के लोग ही ब्राह्मणिकल प्रिविलेजेस से बचने के लिए बुद्धिज्म में ज्वाइन हुए, ठीक है, नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय थे जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस भी किया, ठीक है, और बड़े बड़े पोस्टों पे आए, ठीक है, पोस्ट मतलब कि निर्वाणा भी प्राप्त किया, ठीक है। ऐसे हमारे एग्जाम्पल भी आते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पिरिट के बारे में, ठीक है। तो अब उसमें हम एक बात करते हैं एक बुद्धिस्ट संघ के बारे में, ठीक है। तो बुद्धिस्ट संघ क्या है, बुद्धिस्ट संघ का मतलब है ये इनका रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि जितने भी सारे लोग जो क्या करते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी को एक्सेप्ट करके उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, संघ, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है कि आपको हर किसी के लिए संघ का दरवाजा खुला था, मतलब कि हर कोई जो है ज्वाइन कर सकता था, ठीक है, कास्ट और सेक्स या जेंडर के बेसिस पर कोई भी रुकावटें नहीं थी, एंट्री फ्री थी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि आपकी उम्र, ठीक है, मैक्सिमम जो है कहा कि पढ़ने को आता है कि 15 ईयर्स जो है आपका मिनिमम एज होना चाहिए, तभी आप संघ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ कंडीशंस थे, ठीक है, जैसे आप क्या होते हो, आप किसी के स्लेव्स होते, ठीक है, या आपने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक, तो उस केसेस में आपको संघ ज्वाइन करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है कि देखो अगर आप स्लेव हो तो आप अपने मास्टर के परमिशन ले करके ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात आपको खटकेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं बुद्धिज्म तो सबके लिए ओपन था, ठीक है। तो देखो ये फिलोसफी अपनी जगह है, लेकिन यह आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आपके एरिया का, किसी भी एरिया का सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर सभी विजय माल्या की तरह बन के, है ना, करोड़ों रुपए उधार लेकर के बाद में बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे नहीं भाई मैं तो संत बन गया हूँ, अगले जन्म में आना, ठीक है। ऐसा इस चीज़ से बचने के लिए ये कुछ कंडीशन जो बाद में जाहिर सी बात है डेवलप हुए होंगे, ठीक है, बुद्ध के टाइम नहीं होगा तो लेटर डेज में ये डेवलप हो गए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संघ के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काउंसिल्स के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे,
अब बात करते हैं उनके कारण की। अगर हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये जैसे गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड 483 बीसी पहले हमने देख लिया था, ठीक है। तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आजाद शत्रु, ठीक है, उस समय पे मगध के राजा कौन थे? आजाद शत्रु, ठीक है। तो आजाद शत्रु के पैट्रोनेज में, पैट्रोनेज का मतलब पूरा खर्चा वो उठाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद चेयर कौन करेंगे? काउंसिल को चेयर किया था महाकसपा, ठीक है। ये महाकसबा के प्रेसिडेंशियलशिप में क्या हुआ? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ठीक है। कहाँ पर? राजगृह में, ठीक है, ये आपको पता है, उस समय पर मगध का कैपिटल ही था, ठीक है। यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर देखो इस काउंसिल के होने के पीछे रीजन यही था कि जो बुद्धिस्ट संघ है, या ठीक है, हम जो मोनेस्ट्रीज है, उनको कैसे रन किया जाए आफ्टर बुद्धा, ठीक है। तो इस पर सवाल उठ रहे थे, तो इसीलिए ये काउंसिल कराया गया। तो इसी में क्या है कि दो जो बुक्स हैं वो कंपाइल किए गए, ठीक है, विनय पिटका और सूत्र पिटका, ठीक है, ये बुक्स कंपाइल किए गए। और उसके बाद आफ्टर 100 ईयर, ठीक है, 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली में, ठीक है, कहाँ पर? वैशाली में कालाशोका, ठीक है, ये इसको कौन पैट्रोनेज देते हैं? कालाशोका, ठीक है। कालाशोका राजा जो है क्या कराता है? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों कराया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बुद्धा के 100 साल, बुद्धा के आफ्टर डेथ के 100 साल तक क्या हो गया था कि अब धीरे धीरे बुद्धिज्म में बहुत सारे, देखो जाहिर सी बात है, डिफरेंट लोग अगर संघ को ज्वाइन करेंगे तो जो उनके विचारधारा होंगे उनमें जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुद्धिज्म के संघ में भी क्या हो रहे थे, वहाँ पर सवाल उठ रहे थे, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे लोगों के विचारधारों में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि दो छोटे छोटे सेक्ट्स में जो है बुद्धिज्म यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये माइनर नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डेविएशन नहीं थे, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं था, बस एक ने कुछ चेंजेस किए और एक ने पुराने आइडियोलॉजीज को ही कंटिन्यू किया, ठीक है। उसमें देखो यहाँ लिख दिया है मैंने स्थिरवादी, ठीक है, स्थिरवादी ने क्या किया? पुराने आइडियोलॉजी को ही कंटिन्यू रखा, ठीक है, स्थिरवादी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है महासंघिकास, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यू आइडिया को एक्सेप्ट किया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी या हम कंडीशंस चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उन चेंजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो ये ओल्डर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, थेरावाडा, ठीक है, इसको थेरावाडा बुद्धिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको किसने फॉलो किया था? अशोका ने, ठीक है। अशोका किस बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं? तो है बुद्धिज्म, ठीक है, लेकिन उसमें जो मैन मतलब पुराना बुद्धिज्म, थेरावाडा बुद्धिज्म, ठीक है, इसको आप याद रखें। ये हो गए फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होगा? क्योंकि पीछे देखो, अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अशोका के टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ मैंने डेट नहीं दिया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये होता है 246 से लेकर के, ठीक, ये टाइम पीरियड, ठीक है, आपको कहीं कहीं पर 250 से 246 ये टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन कराते हैं? अशोका कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोगली पुत्र टिस्सा, ठीक है, ये जो है चेयरमैन थे, ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोगली पुत्र टिस्सा अशोका कराते हैं, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब यहाँ पर क्यों ये इसकी जरूरत पड़ी? तो ये था कि देखो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, विनय पिटका और सूत्र पिटका करके दो बुक लिखे थे, ठीक है। तो विनय पिटका में क्या था? बुद्धिस्ट फिलोसफीज के बारे में उसमें लिखा गया था, ठीक है। तो अब इतने टाइम पीरियड पर अब क्या होने लगा कि बुद्धिस्ट फिलोसफी पर ही क्या होने लगे, सवाल उठने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिलोसफी में चेंजेस आने लग गए थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, थर्ड जो किताब है, ठीक है, उसको कंपाइल किया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? आदिधम्मा पिटका, ठीक है, आदिधम्मा पिटका, ठीक है। ये आपको ये याद रखना, ठीक है। तो तीन बुक्स हो गए, ठीक है, एक हो गया सूत्र पिटका, एक हो गया सूत्र पिटका में क्या होगा? बुद्धिस्ट बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये विनय पिटका फिलोसफी के बारे में, और ये भी हम कह सकते हैं फिलोसफीज के बारे में था, ठीक है। यहाँ पर कथा वाटू, ठीक है, कथा वाटू करके एक और फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन जो है एक लिखा था, ठीक है। लेकिन उतना हमको डीप जाने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी साल तक फिर से स्मूथली रन होता है, ठीक है। उसके बाद 100 BC, ठीक है। अब देखो बुद्धा 483 BC में वो महापरिनिर्वाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से 100 BC तक आते आते, ठीक है, 383 साल में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है उसमें क्या हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है कनिष्का, ठीक है, किसके टाइम पर होता है, कनिष्का के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। कहाँ होता है आपको पता है, कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है और यहाँ पर बुद्धिज्म जो है फाइनली 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और अश्वघोषा, ठीक है, ये जो है हेड किया था अश्वघोषा, ठीक है। अश्वघोषा ने चेयरमैनशिप किया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये होगी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, जिसके बारे में आपने अभी डिस्कस किया। सॉरी कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। अब हम बात करते हैं किसके, दिस सेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल आता है हिनयाना, ठीक है। तो हिनयाना क्या बिलीव करते थे, वो वही जो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग्स थी, ठीक है, कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। इवन की सोल भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना है तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अपने डिजायर्स को ख़त्म कर सकते हो और उसी से आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम द बर्थ एंड रिबर्थ के साइकिल से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। वो ये लोग ये बिलीव करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओरिजिनल जो लैंग्वेज चला रहे थे पाली लैंग्वेज को ही इन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है। उसके साथ साथ अपने सेल्फ सल्वेशन पे ही ये लोग फोकस थे, ठीक है। वो सेल्फ सल्वेशन कैसे होगा, थ्रू द इरेडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस, थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ डिजायर्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ सेल्फ मेडिटेशन करोगे, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, इनलाइटेंड हो सकते हो, ठीक है। और इस ट्रेडिशन को, ठीक है, ये ट्रेडिशन है, ठीक है, ये ट्रेडिशन जो है आज दुनिया में, ठीक है, ये देखो श्रीलंका है, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, इन स्टेट्स, इन कंट्रीज में इस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है आज भी, ठीक है। और दूसरा सेक्ट आ जाता है महायाना, ठीक है। महायाना क्या है कि ये भी ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग को ही फॉलो करता है, लेकिन बस यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा टीचिंग था उसको यहाँ थोड़ा सा चेंज करके खुद से इन्होंने क्या कर दिया, नई थ्योरीज और प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। वो ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बुद्धा के फॉलोअर्स है, ठीक है, उन्होंने बुद्धा को एज ए गॉड माना है, ठीक है। देखो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग में क्या है, बुद्धा ही कहता है कि देयर इज नो गॉड, ठीक है, लेकिन महायाना लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक नया आइडिया आता है, वो है बोधिसत्व, ठीक है। अब ये बोधिसत्व क्या होते हैं, बोधिसत्व जो ऐसे लोग जिनको बुद्धाहुड प्राप्त हो चुका है, ठीक है, मतलब कि निर्वाणा प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो खुद को तो निर्वाणा प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन वो अब काम कर रहे हैं किसके लिए, दूसरों को निर्वाणा प्राप्ति के लिए, दूसरों को ताकि निर्वाणा मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ इस महायाना सेक्ट में बुद्धा की तो पूजा होती, उसके साथ साथ ये जो बोधिसत्व जो है इनकी भी पूजा किया जाता है, ठीक है। और उसी में देखा जाए तो महायाना को ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, ठीक है, और हिनयाना को लेसर व्हीकल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस स्कूल को फॉलो करने वाले एरियाज हैं, जैसे कोरिया है, ठीक है, जापान है, इंडिया है, ठीक है, इवन तिब्बत है, फिर उसके साथ साथ चाइना, ठीक है, चाइना के कुछ पार्ट में भी महायाना बुद्धिज्म को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 मेजर सेक्ट्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 5th सेंचुरी में जो ईस्टर्न इंडिया में एक और सेक्ट एमर्ज होकर आया, जिसको हम कह सकते हैं तंत्रयाना या वज्रयाना, ठीक है। तो ये जो है फिर से कहाँ चले गए, ये थोड़े से ज़्यादा रिचुअल्स है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा रिचुअल्स है। तो ईच सेक्ट का मानना है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू तंत्र एंड रिचुअल्स, ठीक है, आप क्या वो ये क्या कर सकते हैं कि आपका जो एनलाइटमेंट है, ठीक है, इसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब जो ये एनलाइटमेंट का जो रास्ता है क्या हो जाएगा, तंत्रों से क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है, मतलब कि तंत्रों की मदद से आपको इजिली ये लोग क्या करा सकते हैं, निर्वाणा प्राप्ति दिला सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये मानना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, देखो लास्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा कि बुद्धिज्म, ठीक है,
जैनिज्म, ठीक है, उसके साथ जैसे आजीविका, लोकायत बोले या चारवाका कहें, ठीक है। देखो ये चारवाका जो आइडियोलॉजी या फिलोसफी 6th सेंचुरी या उस टाइम पर जो एमर्ज हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चारवाका जो फिलोसफी को मानते थे, ठीक है, उनका क्या मानना था पता है? वो लोग कहते थे कि अगर हमारा शरीर मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, मटेरियल से बना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इनका कहने का मतलब क्या है? जो चीज़ आपको खुशी देती है, उस चीज़ को आप करो, वही आपके लिए सबसे अच्छी बात है, ठीक है। जो कि एट प्रेजेंट अगर हम बोलें तो कोई भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हिंदुज़्म, इस्लाम, ठीक है, सारे के सारे क्या फॉलो कर रहे हैं? मैक्सिमम 99% चारवाका, ठीक है। क्योंकि चारवाका यही कहता है, चारवाका कहता है कि जो करना चाहते हो, जो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, वही करो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग बेशक किसी भी धर्म में पैदा हुए, लेकिन आज हम फॉलो किसको कर रहे हैं? चारवाका को, ठीक है। चलो ये साइड रखते हैं, हम बात करते हैं बुद्धिज्म के डिक्लाइन को। देखो बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने के पीछे सबसे पहला रीजन है करप्शन इन बुद्धिस्ट संघ, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो संघा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं। तो जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो लोगों के अंदर लालच आता है और लालच की वजह से संघा जो है करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे संघा करप्ट होगा तो नॉर्मल जो लोग हैं उनका जो है विश्वास जो है जाहिर सी बात है टूट जाएगा वहाँ से, ठीक है। और उससे क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ा बुद्धिज्म पर। और उसी के साथ साथ जो इंटरप्रिटेशन बुद्धा ने दिए थे, ठीक है, अपने टीचिंग्स का, वो धीरे-धीरे क्या होता है हर साल मतलब जो हर कोई हर एक गुरु जो है संत आता था, वो क्या करता था अपने हिसाब से उनको उनका एक मीनिंग देता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ओरिजिनल जो बुद्धिज़्म था फिलॉसफी वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद तीसरा आता है रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, या हम कंबाइन जोड़ दे तो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। देखो वैदिक टाइम पीरियड से के बाद लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में ही क्या हो गए थे? कमियां, ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से तो इन फिलोसफीज को या इन धर्मों को एमर्ज होने का मौका मिला था, ठीक। तो इसको चलते देख करके कुछ लोग ऐसा है जिन्होंने फिर से ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म को रिवाइव किया, ठीक है। अब फिर जाहिर सी बात है इसका रिवाइवल होगा तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इन बाकी धर्मों पर, ठीक है, इन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। और उसी के साथ साथ देखो बुद्धिज्म इसलिए फॉलो किया जा रहा था क्योंकि इनका लैंग्वेज सिंपल था, ठीक है। पहले जैसे हम ब्राह्मणिकल उसमें देखो ये लोग संस्कृत यूज करते थे जो कि नॉर्मल लेमैन को समझ नहीं आता था, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में पाली इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जो सबको समझ आता था। लेकिन फिर से धीरे धीरे जैसे कि महायाना में ही, ठीक है, जो महायाना बुद्धिज्म है इन्होंने पाली का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने फिर से संस्कृत और उन्होंने फिर से नए अपने हाइब्रिड लैंग्वेजेस निकाल दी, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान फिर से नहीं समझ पाता था, ठीक है। तो जिस वजह से इसका लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे रिचुअल्स और आइडल वर्शिप जो है फिर से बुद्धिज्म में वापस आ गया। देखो जो एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे, रिचुअल्स होते थे, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस कराता था लोगों को, ठीक है। तो इससे तो बचने के लिए बुद्धिज्म एमर्ज हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर से ये चीज़ें बुद्धिज्म में वापस आ गई, ठीक है। उसके साथ जो मैन आता है वो आता है काज ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो फिर से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके बुद्धिज्म के डिक्लाइन में, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस्लामिक इन्वेजन का बुद्धिज्म के डिक्लाइन के साथ कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि जब तक इस्लामिक इन्वेजन हुए तब तक बुद्धिज्म डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। तो उसके साथ साथ लास्ट हम कह सकते हैं एमरजेंस ऑफ राजपूत भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका याद रखना इस्लामिक इन्वेजन जो है वो रीजन नहीं है बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही आपका आज का लेक्चर।